आपके सामने पेश हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। खराब दौर से गुजर रहा बॉलीवुड पुरानी फिल्मों को फिर से रिलीज करके किसी तरह अपनी फटीचर इज्जत को बचाने में लगा है। इसी सिलसिले में शाहरुख और महिमा चौधरी की फिल्म 15 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हो रही है। नाम है परदेस। इसमें अर्जुन और गंगा की रोमांटिक कहानी आपको देखने को मिलेगी। आप जानते ही हैं कि 90s में आई इस फिल्म के गाने काफ़ी पॉपुलर हुए थे। मेरी महबूबा नाम का गाना था जिसे आज भी बहुत ज़्यादा सुना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक इसी तरह से पुरानी फिल्मों को फिर से रिलीज करके अपनी तार तार हो चुकी इज्जत को पैबंदों के सहारे बचाता रहेगा बॉलीवुड। सोमवार को पुष्पा 2 द रूल के मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट शेयर की। अनाउंसमेंट में बताया गया कि अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म का ट्रेलर 17 नवंबर की शाम 6:03 पर पटना, बिहार में लॉन्च किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए भी एक बड़ा सरप्राइज बनकर आया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक लंबे समय से किसी भी बड़ी फिल्म की मार्केटिंग के लिए इतना अलग आइडिया नहीं लगाया गया। यह आइडिया भले ही बहुत हटके लग रहा हो, लेकिन असल में मार्केटिंग के लिहाज से एक ऐसा कदम है जो फिल्म को जोरदार कामयाबी दिला सकता है। और इस आइडिया के पीछे एक ऐसा प्लान भी है जो हाल फिलहाल बॉलीवुड ने अपनाया ही नहीं, जबकि मुंबई से चलने वाली इंडस्ट्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहलाती है। आप जानते हैं बॉलीवुड पर काफ़ी समय से आरोप लगता रहा है कि बॉलीवुड मास ऑडियंस को इग्नोर कर रहा है। मुंबई में बनी हिंदी फिल्में मेट्रो शहरों और मल्टीप्लेक्स कल्चर को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती हैं, क्योंकि कोर हिंदी फिल्म बिजनेस में मल्टीप्लेक्स से ज़्यादा हैं और सिंगल्स जो स्क्रीन है वो काफ़ी कम है। जबकि बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका वही फिल्में करती हैं जिन्हें सिंगल स्क्रीन्स और छोटे शहरों का सपोर्ट जमकर मिलता है। शाहरुख खान की जवान हो, रणवीर कपूर की एनिमल हो, सनी देओल की गदर 2 हो या फिर हाल ही में रिलीज हुई स्त्री 2, बॉलीवुड की सबसे कमाऊ फिल्में वही रही हैं जिन्हें आगरा, बरेली, गया, पूर्णिया और ऐसे ही कई छोटे शहरों का सपोर्ट मिलता रहा हो, जहां की ऑडियंस को हम मास कहते हैं। साउथ की इंडस्ट्रीज में, खासकर तेलुगु इंडस्ट्री की फिल्में मास सिनेमा बनाने में काफ़ी माहिर हैं, क्योंकि साउथ के 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में सिंगल स्क्रीन्स और मास ऑडियंस का कल्चर ज़्यादा बड़ा और तगड़ा है। अल्लू अर्जुन जैसे स्टार्स इस मार्केट के पक्के स्टार्स हैं और यहाँ उन्हें अपना स्टारडम प्रूव करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती। पुष्पा 2 को बड़ी फिल्म बनाने के लिए ज़रूरी है कि मेकर्स उस भीड़ को भी जमकर थिएटर्स तक खींच कर लाएं जो हिंदी फिल्मों को बड़ा बनाने वाली मास ऑडियंस है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे कई राज्यों में बहुत सारे छोटे शहर और कस्बे ऐसे हैं जहां लोग साल में आने वाली इन गिनी चुनी मास फिल्मों का इंतजार किया करते हैं और पुष्पा 2 ऐसी ऑडियंस के लिए एक परफेक्ट फिल्म है। ऊपर से पुष्पा की देसी हिंदी ऑडियंस में पॉपुलैरिटी भी एक बड़ा फैक्टर है जिसे मेकर्स पुष्पा 2 के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहेंगे। पुष्पा 1 द राइज ने बिहार और यूपी के सिंगल स्क्रीन्स में शानदार बिजनेस किया था। अगर आपको याद हो तो फिल्म के गाने श्रीवल्ली का एक रीजनल सिंगर ने भोजपुरी वर्जन भी गाया था जो रातों रात जबरदस्त हिट हो गया था। हाल ही में आरआरआर स्टार रामचरण ने भी अपनी अगली फिल्म गेम चेंजर का टीजर लॉन्च इवेंट लखनऊ में किया, मगर पटना जैसे ठेठ देसी हिंदी मार्केट में साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च होना अल्लू अर्जुन की तरफ से ऑडियंस को एक सीधा मैसेज देता है कि आपको एंटरटेनमेंट देने के लिए मैं बैठा हूं और हो सकता है कि अल्लू अर्जुन का यह दांव भरपूर तरीके से कामयाब भी हो जाए। देखना यह है कि क्या अल्लू अर्जुन के शुरुआत करने के बाद बॉलीवुड भी हिंदी भाषी इलाकों के ऐसे मार्केट्स को टारगेट करता है या फिर वो दिल्ली, मुंबई तक ही सीमित रहता है। अनुपमा सीरियल की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली और उनकी सौतेली बेटी ईशा वर्मा को लेकर मामला गरमाया हुआ है। उनकी सौतेली बेटी ने उन पर कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद तंग आकर रूपाली ने उन पर 50 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेज दिया था। अभी तक तो ईशा ने इस मामले में चुप्पी साधी हुई है, लेकिन अब उन्होंने फाइनली इस पर रिएक्ट भी किया है। दरअसल ईशा पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सामने आकर रूपाली और अपने पिता अश्विन वर्मा पर कई गंभीर आरोप लगा रही थी। ऐसे में बीते सोमवार को रूपाली ने जब उन पर 50 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा तो ईशा ने इस पर बयान तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पब्लिक से प्राइवेट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ईशा के अकाउंट पर जाकर उनकी फोटोज नहीं देख पाएंगे। धारावाहिक रामायण के प्रसिद्ध डायरेक्टर रामानंद सागर की परपोती साक्षी चोपड़ा इन दिनों इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी बोल्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। ये तस्वीरें अपलोड होते ही आग की तरह फैल गई हैं। साक्षी के इस हॉट अंदाज को देखकर जहां एक तरफ उनके फैंस मदहोश हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी अजीबोगरीब ड्रेसेस को देखकर जो फैंस हैं उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि देखो रामानंद सागर की पोती क्या कर रही है।
ऋतिक रोशन अपने हैंडसम लुक और फिटनेस के लिए काफी पॉपुलर हैं। वहीं अब उनकी बहन ने भी फैंस को अपने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन से सबको चौंका दिया है। दरअसल उन्होंने हाल ही में डेली रूटीन में एक हेल्दी बदलाव लाने की जो उनकी अपनी जर्नी है उसको शेयर किया। सुनैना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो पीलिया से अपने सफ़र के बारे में बताती नजर आ रही हैं और खुलासा कर रही हैं कि कैसे ग्रेड 3 फैटी लिवर की बीमारी ने इसे और भी बदतर बना दिया था। वीडियो को देखकर फैंस उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके दिए गए टिप्स को फॉलो करने की बात भी कहते दिख रहे हैं। सुनैना रोशन ने वीडियो में खुलासा किया है कि उनका खान पान बहुत ही खराब था। वो पिज़्ज़ा से लेकर बर्गर तक बहुत सारा जंक खाती थी। उन्होंने कहा मेरी बॉडी में कुछ भी हेल्दी नहीं जा रहा था। हालांकि पीलिया ने जॉन्डिस ने उनके नज़रिए और खान पान के तरीके को बदल दिया। जो लोग नहीं जानते हैं हम उन्हें बता दें कि फैटी लिवर की बीमारी को पीलिया और भी बदतर बना देता है और यही सुनैना रोशन के साथ भी हुआ। फैटी लिवर डिजीज़ के मरीजों को तले हुए और मसालेदार खाने से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इसके चलते उन्होंने जंक फूड और हेल्दी खाने से अपना जो रिश्ता था वो बदल लिया। कुछ साल से आप जानते हैं अक्षय कुमार सोलो हिट के लिए तरस रहे हैं। वो भी बतौर लीड एक्टर 10 फ्लॉप फिल्में दे चुके हैं। वहीं अक्षय कुमार की फिल्मों के सीक्वल पर अब दूसरों की नज़रें लगनी शुरू हो गई हैं। आप जानती हैं भूल भुलैया का सीक्वल कैसे कार्तिक आर्यन के पास चला गया। अब खबर यह है कि अक्षय कुमार की एक और हिट फिल्म का सीक्वल उनके हाथ से निकल गया है और वो फिल्म है सिंग इज किंग। ये फिल्म आई थी 2008 में। अब कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो इसका सीक्वल तो बनाना चाहते हैं लेकिन अक्षय कुमार उनकी चॉइस नहीं है और कहा यहाँ तक जा रहा है कि हो सकता है दिलजीत दोसांझ को इसके लिए अप्रोच किया जाए। यानी कुल मिलाकर सिंग इज किंग का सीक्वल अब अक्षय की झोली से बाहर निकल गया है। एक और नाम जिस पर चर्चा है वो है रणवीर सिंह का और हो सकता है रणवीर सिंह या दिलजीत दोसांझ जो हैं वो अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दें। यानी सिंग इज किंग 2 जब आएगी तो हो सकता है कि उसमें अक्षय कुमार दिखाई न दें। बेचारे अक्षय पहले ही कार्तिक आर्यन के हाथों अपने भूल भुलैया फ्रेंचाइजी को गंवा चुके हैं। हाल ही में बाजीगर के निर्माता रतन जैन ने इस बात को कंफर्म किया है कि बाजीगर के सीक्वल के लिए शाहरुख खान के साथ उनकी चर्चा चल रही है। अभी तक रतन जैन ने कोई स्क्रिप्ट यानी प्लानिंग तो पेश नहीं किया है, केवल सीक्वल बनाने के विचार को ही शेयर किया है। इस फिल्म में एक बार फिर शाहरुख खान मुख्य भूमिका में होंगे। बाजीगर सीक्वल के बारे में बात करते हुए निर्माता रतन जैन ने ई टाइम से कहा कि हमने बाजीगर 2 के लिए शाहरुख से बात की है। अभी तक हम किसी निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचे हैं लेकिन इतना ज़रूर है कि हम इस फिल्म को बनाएंगे ज़रूर। बिग बॉस 18 में इन दिनों काफ़ी कुछ ड्रामा देखने को मिल रहा है। एक तरफ अविनाश मिश्रा, दिग्विजय सिंह राठी और रजत दलाल का झगड़ा दर्शकों का ध्यान खींच रहा है। दूसरी तरफ विवेन डिसेना और करणवीर मेहरा गेम को अपने अपने तरीके से चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस हफ्ते बिग बॉस के घर से बेघर होने के लिए 7 कॉन्टेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं। इनमें से किसे सबसे कम वोट्स मिल रहे हैं और किसके बेघर होने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है, आइए आपको बता दें। तो देखिए 7 सदस्य हैं वो इस बार बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। जिन 7 कॉन्टेस्टेंट को नॉमिनेट किया गया है उनमें है चुम दरांग, तजेंद्र पाल सिंह बग्गा, करणवीर मेहरा, दिग्विजय सिंह राठी, कशिश कपूर और रजत दलाल। सभी नॉमिनेटेड कॉन्टेस्टेंट के लिए वोटिंग लाइंस खोल दी गई हैं। फैन पेज द खबरी तक के मुताबिक जिन कॉन्टेस्टेंट को जनता अपना सबसे ज़्यादा प्यार दे रही है उसमें टॉप पर दिग्विजय सिंह राठी हैं, जबकि करणवीर मेहरा चूक गए हैं और दूसरे नंबर पर आ गए हैं। दिग्विजय और करणवीर के बाद जिस कॉन्टेस्टेंट को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो हैं रजत दलाल, उनको तीसरे नंबर की जगह मिली है। इसके बाद चौथे नंबर पर श्रुतिका अर्जुन और 5वें नंबर पर कशिश कपूर हैं। जिन 2 कॉन्टेस्टेंट को सबसे कम वोट मिले हैं वो हैं चुम दरांग और तजिंदर बग्गा। चुम 6ठे नंबर पर हैं जबकि तजिंदर 7वें नंबर पर हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार कौन बेघर हो सकता है। पहली बार चुम दरांग नॉमिनेट हुई हैं और पहली बार में उन्हें सबसे ज़्यादा कम वोट भी मिले हैं और ये जो हैंडल है द खबरी तक ये बताता है कि इस हफ्ते चुम दरांग और तजिंदर बग्गा पर नॉमिनेशन की तलवार लटकी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसका सफ़र इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगा। आज से 37 साल पहले दूरदर्शन पर एक शो आया था जिसका नाम था महाभारत और जब रविवार सुबह ये टेलीकास्ट होता था तो लोग सब कुछ अपने सारे काम भूल कर इसको देखने बैठ जाते थे। अब इसी शो से जुड़ा एक बड़ा मज़ेदार इनपुट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस शो में द्रौपदी का रोल जानते हैं पहले किसे मिलने वाला था? इनफैक्ट कौन फाइनल हो गया था इसके लिए? जूही चावला। जूही चावला का स्क्रीन टेस्ट हो गया था। वो इस शो में द्रौपदी बनने ही वाली थी कि तभी उन्हें एक फ़िल्म ऑफ़र हो गई जिसका नाम था क़यामत से क़यामत तक और फिर बी आर चोपड़ा ने ही उन्हें सलाह दी
कि भाई तुम्हें जब फिल्म मिल रही है तो तुम जाकर फिल्म करो, तुम हमारी फिल्म क्यों, तुम्हारे शो में क्यों काम करोगी। तो कुल मिलाकर खुद बी.आर. चोपड़ा ने कहा कि भले ही हमने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया है एक द्रौपदी के रोल के लिए, लेकिन अगर तुम्हें फिल्म मिल गई है तो हम चाहेंगे कि तुम फिल्म में जाकर काम करो। तो ये ताज़ा अपडेट है जो जूही चावला ने अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया है। हुस्न के मामले में बॉलीवुड हसीनाओं को टक्कर देने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोफिया अंसारी एक बार फिर से चर्चा में हैं। सोफिया का एक प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर फिर से सोफिया को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोफिया की नेटवर्थ कितनी है? आइए आपको बताते हैं कि सोफिया की नेटवर्थ कितनी है। कई सूत्र बताते हैं कि अगर सोफिया अंसारी की नेटवर्थ की बात करें तो सोफिया एक महीने में 5 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई करती हैं। अनुमानित तौर पर उनकी कुल संपत्ति 2 करोड़ रुपए है। गौर करने वाली बात है कि सोफिया एक मॉडल हैं और सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं और उनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है। सोफिया के कमाई के अलग अलग सोर्स हैं, जिनमें मॉडलिंग है और स्पॉन्सरशिप हैं या ब्रांड पार्टनरशिप हैं। लेकिन सोफिया अंसारी अक्सर इस तरह की खबरों से सुर्खियों में बनी रहती हैं। इन दिनों उनका प्राइवेट वीडियो लीक हो गया और उसको लेकर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि ये वीडियो लीक हुआ है या लीक किया गया है। वैसे सोफिया के इंस्टाग्राम पर करीब 13.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इससे पहले जब वो टिकटॉक पर थीं तब वहाँ भी काफ़ी फेमस थीं। 20 अप्रैल 1996 को सूरत, गुजरात में जन्मी सोफिया अंसारी एक पॉपुलर इंटरनेट सेलिब्रिटी हैं और अब हाल ही में जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है वो उनका प्राइवेट वीडियो है। तो दोस्तों ये है इस वक्त की टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।